डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक आज का है मेसोपोटामिया सभ्यता, कृषि, सिंचाई और पशुपालन। तो इसके अंतर्गत आप मेसोपोटामिया सभ्यता के कृषि, सिंचाई और पशुपालन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे कोई सभ्यता हो, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई समाज हो, कोई राष्ट्र हो, वहाँ की अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है कृषि, पशुपालन, वहाँ की प्राकृतिक संपदा, भौगोलिक स्थिति, ये सभी जो है उसके विकास को क्या करती है, चरम पर ले जाती है। तो किसी भी देश का विकास, किसी भी क्षेत्र का विकास, किसी भी सभ्यता का विकास का जो आर्थिक आधार होता है वे यही सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो भौगोलिक स्थिति हो, चाहे वो वन संपदा हो, वहाँ की कृषि व्यवस्था हो, वहाँ की नदियाँ हों, वहाँ की प्राकृतिक स्थिति हो, ये सभी जो है उसके विकास में अपना योग प्रदान करती हैं। तो इस तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता में भी किस तरह से वहाँ की नदियों के द्वारा, वहाँ की जलवायु किस तरह से थी, वहाँ की किस तरह से संपदाएँ थी, किस तरह से वहाँ पे पशुपालन था, इन सभी का योगदान था कि वहाँ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई और विकास हुआ। तो आइए हम अपने विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और मेसोपोटामिया सभ्यता के संदर्भ में वहाँ के कृषि, पशुपालन और आर्थिक स्थिति को समझते हैं। चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। प्रकरण के संदर्भ में जैसे आगे बढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता कृषि, सिंचाई और पशुपालन की स्थिति किस रूप में थी, तो इस तरह से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इराक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेती की शुरुआत लगभग 7000 से 600 ईसा पूर्व कह सकते हैं यहाँ पे कि 700 से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। तो यानी इराक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेती की शुरुआत जो लगभग हुई थी 700 से 600 ईसा पूर्व हुई थी। कृषि के विकास के साथ ही यहाँ पे विविध प्रकार के फसलें उगाई जाने लगी, वहाँ पे व्यापार और आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ और जिससे लोगों के वैभवपूर्ण जीवन की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे जो कृषि कार्य शुरू हुआ इराक के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, उसका जो टाइमिंग है 700 से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। दजला और फरात दो नदियां हैं। दजला और फरात नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी, देखें नदियों के द्वारा जो मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है, जब बाढ़ के समय मैदानी क्षेत्रों में फैल जाती है तो वो मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, जो कृषि कार्य करने में बहुत ही सहायक होती है, भूमि को उर्वर बना देती है, जिससे विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और उत्पादन में वृद्धि होता है। तो इस तरह से दजला और फरात वहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान था। डियर स्टूडेंट, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मेसोपोटामिया सभ्यता की भूमि को उपजाऊ बनाने में नदियों का क्या योगदान था या किन नदियों का योगदान था, तो आप क्या आंसर देंगे? दजला और फरात। दजला और फरात नदियों के द्वारा लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी थी बाढ़ के समय मैदानी क्षेत्रों में फैल जाती थी और वो मिट्टी भूमि को क्या बनाती थी? उर्वर बनाती थी, उपजाऊ बनाती थी और इससे उपजाऊ होने के कारण कृषि फसलें उगाना आसान हो जाता था। कृषि फसलों के लिए अनुकूल मिट्टी प्राप्त हो जाती थी, उपजाऊ उर्वर मिट्टी प्राप्त हो जाती थी, जिसके कारण कृषि विकास अपने आप बढ़ता गया और इससे जो है मेसोपोटामिया वैभवपूर्ण की स्थिति में पहुंच गया। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से कि यहाँ पे भूमि की जो उर्वर बनी उसमें किसका योगदान था? दजला और फरात नदियों का। तो दोनों नदियों के कारण जो है जो उपजाऊ मिट्टी थी वो उसके पीछे दजला और फरात नदियों का अपना योगदान था। कृषि भूमि को उर्वर बनाने में ये नदियाँ काफ़ी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती थी और विभिन्न धाराओं में फैल जाती थी। तो विभिन्न धाराओं में फैल जाने के कारण, अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाने के कारण इनका क्षेत्र विस्तृत हो जाता था। जैसे एक धारा में रहेगी तो एक ही क्षेत्र में सिंचाई के साधन होंगे, लेकिन विविध धाराओं में फैल जाने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाएंगे। अलग अलग क्षेत्रों में नहरें निकाली जा सकती हैं, जिससे सिंचाई के विकास में भी सहायता मिलेगी और कृषि को अधिक उपजाऊ बना करके और उसे कृषि योग्य भूमि बना करके और अधिक ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो इस तरह से दजला फरात नदियाँ अपने अलग अलग धाराओं में फैल करके सिंचाई के क्षेत्र में अपना जो है योगदान प्रदान करती थी और नहरों के विकास में भी अपना योगदान देती थी। दजला फरात नदियों के से जो नहरें निकाली जाती थी, इनके विकास के कारण
यहाँ पर गेहूँ, मटर, जौ, मसूर आदि फसल उगाई जाती थी। तो सिंचाई इन नहरों द्वारा करने के पश्चात ये फसलें उगाई जाती थी। नहरों का विकास भी हुआ था। दजला फरात नदियों के कारण नहरों का भी विकास हुआ, जिसके कारण सिंचित क्षेत्र जहाँ पे वर्षा नहीं होती थी, ऐसे क्षेत्रों में इन नदियों के माध्यम से, इन नदियों से जो नहरें निकाली जाती थी वे सिंचाई के रूप में योगदान देती थी। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा नहीं होती थी उन क्षेत्रों में नहरों के माध्यम से सिंचाई होती थी, जिससे बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादन किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण मेसोपोटामिया में खेती से अधिक उपज होने के कारण यहाँ इनकी जो है चर्चा रोम साहित्य और पुरानी सभ्यताओं में हुआ करती थी। तो कहने का तात्पर्य है कि दक्षिण मेसोपोटामिया सभ्यता में खेती के अधिक उपज होने के कारण, देखें जैसे कोई देश हो, कोई क्षेत्र हो, जब वो अपने आप में वैभवपूर्ण होता है, अपने आप में कृषि के क्षेत्र में विकसित होता है, अपने संपदाओं से युक्त होता है, तो वो विश्व विख्यात होता है। उसको परिचय बताने की आवश्यकता नहीं होती कि ये क्षेत्र कैसा है। अपनी विशिष्टताओं के कारण, अपनी उपलब्धियों के कारण, अपने प्राकृतिक संपदा के कारण, अपने कृषि क्षेत्र के विकसित होने के कारण, उपजाऊ भूमि होने के कारण वो क्षेत्र विश्व पटल पे अपने आप दिखाई देने लगता है कि ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा क्या है, अपने आप में विशिष्टताओं से युक्त है, अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को समाहित किए हुए है जिससे वो अपने आप चर्चा का विषय बना हुआ है। तो रोम साहित्य में भी इसका लेखकों की भी कलम चल गई, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, वैभवपूर्ण था, कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकसित था, जिसके कारण वहाँ के लेखकों को भी कलम चलने के लिए विवश की, वहाँ के लेखकों को भी विवश की कि आप इनकी संपदाओं का चर्चा करें, और वो स्वयं प्रेरित होकर के इन घटनाओं का, इनकी उपलब्धियों का वर्णन अपनी रचनाओं में किया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो वैभवपूर्ण क्षेत्र होता है उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती, वो विश्व विख्यात अपने आप हो जाता है अपनी विशिष्टताओं के कारण, अपनी उपलब्धियों के कारण। क्योंकि प्राकृतिक संपदाओं से युक्त जो क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र में जो विकसित क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे नदियाँ उर्वर बनाती हैं उस क्षेत्र को, वो क्षेत्र अपने आप जो है भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उन्हें उनके परिचय के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक कृषि क्षेत्र भूमि जो थी मेसोपोटामिया की अधिक उपजाऊ थी दजला और फरात नदियों के कारण। इसलिए रोम के जो साहित्यकार थे, जो कवि थे, वे अपनी रचनाओं के माध्यम से इनकी विशिष्टताओं का उल्लेख करते थे कि किस तरह से दजला और फरात नदियाँ अपने क्षेत्रों को सिंचित करके और उन क्षेत्रों को कैसे उपजाऊ बना करके कृषि में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही हैं। लोग अपने आप को वहाँ पे वैभवशाली युक्त बना रहे हैं। कृषि के माध्यम से व्यापार वाणिज्य की प्रगति हो रही है और कृषि यहाँ के लोगों का जीवन का आर्थिक आधार बना। किस तरह से लोग अपना आर्थिक विकास किए, ये सभी में किसका योगदान था? दजला और फरात नदियों का योगदान था। तो इस तरह से दक्षिण के जो क्षेत्र थे उनकी उपज की चर्चा जो है कौन करता है? रोम साहित्यकार। रोम साहित्यकार जो हैं, रोम के सहित सभी क्षेत्रों में भी जो है इसकी चर्चा होती है। पुरानी सभ्यताओं में भी हुआ करती थी कि किस तरह से दक्षिण मेसोपोटामिया के क्षेत्र जो हैं वहाँ की खेती, वहाँ की उपज, वहाँ की भौगोलिक स्वरूप, कैसी वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, किस तरह से दजला फरात नदियों से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जा रही हैं, किस तरह से जहाँ पे रेगिस्तानी क्षेत्र भी है, जहाँ सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहाँ पे भी ये नहरों के माध्यम से सिंचित योग्य भूमि बना करके, उर्वर भूमि बना करके वहाँ पे कृषि कार्य किया जा रहा है। इस तरह से रोम साहित्य में भी इसकी वैभवपूर्ण स्थिति का व्याख्यान किया गया है कि कैसे दजला फरात नदियों के माध्यम से मेसोपोटामिया सभ्यता फल फूल रही है, अपने विकास के चरम पे जा रही है। इनकी विशिष्टताओं को रोम साहित्य में जगह मिल रही है, रोम साहित्यकार इनकी विशिष्टताओं का उल्लेख कर रहे हैं। तो इस तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी इन दोनों नदियों के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गया। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ एवं सूखा, धाराओं के परिवर्तन के कारण नदियों की जब धाराएं जो होती हैं जब बदल जाती हैं, कहते हैं नदियों की धारा दो प्रकार की चीज़ें लाती हैं। अगर धारा मुड़ गई तो जिन क्षेत्रों में जाएगी वहाँ बाढ़ ला देंगी, और जिन क्षेत्रों से धारा मोड़ जाएगा वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। क्योंकि नदियों ही जल का क्या है? आधार हैं। नदियाँ ही जल को देती हैं, और जब नदियाँ अपनी धारा बदल देती हैं, दूसरी धारा पकड़ लेती हैं, दूसरे रास्ते से होकर चलने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जिन रास्तों से मुड़ जाती हैं
वे रास्ते जो है क्या हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, बंजर हो जाते हैं, सिंचाई से वो मुक्त हो जाते हैं। और जिन क्षेत्रों में जाती हैं वहाँ की धरा कैसी हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। वहाँ पे सिंचाई के साधन अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं इन नदियों के कारण। इन नदियों से नहरों का विकास हो जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि नदियाँ जब अपनी धारा मोड़ लेती थी तो ऐसे क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में मुड़ जाती तो वहाँ तो सिंचाई के साधन हो जाते थे। कभी कभी कुछ क्षेत्रों में बाढ़ भी आ जाता था निचले इलाकों में, लेकिन जिन क्षेत्रों से धारा मुड़ती थी वहाँ पे क्या हो जाता था, सूखा पड़ जाता था। तो ऐसी स्थिति में विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होती थी धाराओं के मुड़ने के कारण, और ये विषम परिस्थितियाँ इन नदियों के कारण उत्पन्न हुआ करती थी। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। मेसोपोटामिया सभ्यता का पशुपालन। मेसोपोटामिया सभ्यता के क्षेत्र में स्टेपी मैदान थे। यहाँ पे बड़ी मात्रा में यहाँ पे भेड़ बकरियाँ जो है पशुपालन के रूप में यूज़ किए जाते थे। भेड़ बकरियों के कारण विविध प्रकार के रोज़गार के अवसर थे, लोगों के आर्थिक जीवन का आधार था। जैसे भेड़ बकरियों से जो भी उनके बाल प्राप्त होते थे, जो भी उनके मांस प्राप्त होते थे, वे क्या होते थे, व्यापार का आधार बनते थे। मांस भी बेचे जाते थे, उनके बालों से ऊन बनाए जाते थे, तो ये भी एक आर्थिक आधार था। जानवरों को दुग्ध बेचा जाता था, वो भी एक व्यापार था, आर्थिक व्यापार था। तो इस तरह से इनके दूध मांस के द्वारा वहाँ के लोगों का जो आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, ये इनके पशुपालन का विशेष योगदान था। स्टेपी मैदानों के माध्यम से उन्हें चारा आसानी से मिल जाता था, और इसी क्रम में वहाँ के जो वृक्ष थे, वृक्षों से खजूर प्राप्त होते थे, और उन खजूरों के माध्यम से भी एक प्रकार से आर्थिक स्थिति को मजबूती प्राप्त हुई। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने इस टॉपिक के अंतर्गत मेसोपोटामिया सभ्यता की कृषि, सिंचाई और पशुपालन के संदर्भ में आज आपने अध्ययन किया और देखा कि किस तरह से कृषि के क्षेत्र में मेसोपोटामिया सभ्यता में दजला और फरात नदियों का अपना विशिष्ट योगदान था। किस तरह से दजला फरात नदियाँ अपने सिंचित क्षेत्र से वहाँ के क्षेत्र को उर्वर बनाती थी, उपजाऊ बनाती थी। अपने माध्यम से नहरें निकलती थी इनके माध्यम से, और उन नहरों से ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वर्षा नहीं होती थी उन क्षेत्रों में भी भूमि उर्वर बनाने में इनके द्वारा जो नहरें निकाली जाती थी उनका भी अपना योगदान हुआ करता था। तो इस तरह से दजला फरात नदियाँ कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, किस तरह से वहाँ की संपदा के क्षेत्र में अपने आप को वैभवपूर्ण बनाई, और इस तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता इतिहास विश्व प्रसिद्ध हो गई। तो अपने विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।